चलो तो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। चलिए बताइएगा कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। बताइएगा उपनयन समारोह क्या होता है। तो याद रखिएगा, शायद पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमने प्रैक्टिस सेट में आपको जरूर बताया है कि उपनयन एक ऐसा संस्कार है जो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। आप देखे होंगे कि बच्चे को जनेऊ धारण जो कराया जाता है, ऐसे नहीं देखे होंगे, या शादी में आप गए होंगे, शादी में भी आपकी प्रक्रिया होती है, इसे उपनयन समारोह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शास्त्रार्थ, आयुर्वेद या योग वेद। इनमें से सही जवाब क्या बनेगा। चलिए 2 का जवाब देना है और 2 का जवाब यहाँ पर आ रहा है। तो याद रखिए 2 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, योग वेद। ये आपका उपवेद आपका नहीं है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका योग वेद या आपका उपवेद आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। सारनाथ, सहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। चलिए 3 का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए 3 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, आपकी सहबाजगढ़ी। याद रखिएगा साथियों कि सहबाजगढ़ी एक गांव, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो कि पाकिस्तान के मर्दान जिले में है। कहां पर है, पाकिस्तान के मर्दान जिले में आपका स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा 3 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चलिए यहाँ पर 4 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका ए नंबर। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी 1336 ईस्वी में आपकी की गई थी, और हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। लेकिन इनमें से हरिहर भी दिया है और आपका बुक्का भी दिया है। अब ये बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा किया जाएगा। चलिए राइट आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर आपका 5 का कोई जवाब दे रहा है बी नंबर, कोई जवाब दे रहा है यहाँ पर ए नंबर। चलिए 4 नंबर में, तो देखिए 4 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, क्योंकि हरिहर जो आपके थे ये आपके बड़े भाई थे। ठीक है, हरिहर जो थे ये बड़े भाई थे और बुक्का छोटे थे, इसलिए हम लोग बड़े भाई को निशान लगाएंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर थे, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 5 का ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर, अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया था। याद रखिएगा यहाँ पर अंग्रेजों को देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। किसने प्रदान नहीं किया था। तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन देख सकते हैं, ग्वालियर के सिंधिया तो आपको मिलेगा नहीं। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। लेकिन जवाब देने से पहले आप सोचिएगा कि अवध की बेगम क्या हजरत महल जो थी, क्या अंग्रेजों की सहायता किया था क्या। अंग्रेजों की सहायता तो नहीं किया था, ये तो अंग्रेजों के विरुद्ध थी। इन्होंने यहाँ पर अवध के यहाँ पर क्रांति संभाली थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। यहाँ पर 7 का जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सैयद अहमद खां। ठीक है, सैयद अहमद खां इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, को आंदोलन कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये आपका जो आंदोलन था इसे नाम दिया गया था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें से कहा गया था कि इसमें शपथ भी दिलाई गई थी कि यहाँ पर भारतीय सामान जो आपके निर्मित होंगे विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, है ना। ये आपका स्वदेशी आंदोलन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपके 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1905, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को
जो बंगाल विभाजन विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को घोषणा आपकी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो यहाँ पर बताइएगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये आप थे किंग्सफोर्ड। कौन थे भाई? ऑप्शन आपका बनेगा बी, किंग्सफोर्ड, जो कि बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश भी आपके थे। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का जो स्थापना की थी वो कब किया था? तो सत्याग्रह आपसे दिया गया है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि रॉलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे फरवरी 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी और इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा जो कर रहे थे जेल भी गए जाते थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के जो कह सकते हैं विरोधी किया था और ब्रिटिश सरकार को कहा था शैतानी लोग, है ना। यहाँ पर गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों को शैतानी लोगों की संज्ञा भी दिया था। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सी जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? चलिए, गोरखपुर है, जयपुर है, किन्नौर है, आपका यहाँ पर कुलेर दिया गया है। किससे आपका पूछा गया है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर देख सकते हैं किन्नौर जिला है। इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, किन्नौर जिला जो आपका है, किन्नौर जिला यह आपके हिमाचल प्रदेश का जिला है। कहाँ का है? आपके हिमाचल प्रदेश। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर आपका हो जाएगा। और जिले की सीमा किसके साथ है? इस जिले की सीमा है आपकी चीन के साथ। ठीक है, किसके साथ है आपके? तो चीन के साथ आपकी ये सीमा लगती है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका जो दिया गया है किन्नौर, ये आपकी किसके साथ? चीन के साथ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो होती है जो आपके देश के साथ और दूसरे देश के साथ जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्न स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसको हमने आपको बताया था, जब द्वीप हमने आपको पढ़ाया था तो बताया भी था कि एमरेल्ड द्वीप समूह जो आपका है वो कौन सा है? तो एमरेल्ड द्वीप समूह ये आपका कौन सा है? भारत में ये जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसे एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, या इसे पन्ना, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं? इसे पन्ना द्वीप के नाम से भी जानते हैं। एक नया नाम भी आपको देखने को मिला होगा, इसे पन्ना द्वीप के नाम से भी जानते हैं। जो अंडमान निकोबार है इसे पन्ना द्वीप के नाम से जानते हैं, या इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। मरकत द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में आपका स्थित आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है? यहाँ पर दिया है कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। 13 का जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका हो जाएगा बाणासुर। क्या हो जाएगा? बाणासुर। ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी रिसोर्ट के अंतर्गत आपका नहीं आता है। जो बाणासुर आपका है ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी रिसोर्ट में नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर आपका चैल है, रानीखेत है, नैनीताल है, ये सभी इसी के अंतर्गत आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ये समझने वाला देखा जाए तो रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आपका है। नैनीताल उत्तराखंड राज्य के एक प्रमुख नगर में है। नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है ना। वहीं पर वाणासुर सागर बांध ये केरल राज्य के वायनाड जिले में है ना। ये जो आपके है ये केरल राज्य के वायनाड जिले में आपका है। ठीक है, तो इस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अदर जो आपके हैं कहीं ना कहीं आपके हिमालय से रिलेटेड है, लेकिन यह हिमालय से रिलेटेड नहीं है। अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या बन जाएगा। अगला है सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकीला दर्रा पूछा गया। सिपकीला दर्रा जिस दर्रे को चीरकर आपकी सतलज नदी आपके भारत में प्रवेश करती है, पूछा गया है कि ये जो दर्रा है हिमालय की किस घाटी में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज घाटी में है। किसमें है? आपकी सतलज घाटी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी जवाब हो जाएगा राइट। ठीक है ना, इसी से आपकी सतलज नदी भी आपकी आती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है
कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है। चलिए बताइएगा, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, यहां पर जवाब देना है। तो देखिए, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है और आपका यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका सी नंबर दिया है भूमध्य सागर, कौन सा है, भूमध्य सागर है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो भारत में ये बारिश इस प्रकार से आपकी आती है और राजस्थान होते हुए यहाँ पर सर्दियों में बारिश भी आपकी इस साइड में आपकी होती है। तो ये होता है आपके भूमध्य सागर में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है कौन करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर आ रहा है सी, आपके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, कृषि मूल्य और जो कृषि लागत है इस आयोग के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो अवधारणा ली गई है वो आपकी 1965 में इसकी आपकी अवधारणा आपकी ली गई थी, ठीक है। और इसमें से 26 फसलों को रखा गया है, कितनी, 26 कृषि फसलों को इसके अंतर्गत आपका रखा भी गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली की निम्न स्तर पर आपकी है। सबसे छोटी देखी जाए स्तर में आपकी कौन सी आती है। तो देखो यहाँ पर जिला है, पंचायत समिति है, ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं। तो देखो यहाँ पर आपको बताया गया था त्रिस्तरीय में शामिल कौन कौन सी हैं। त्रिस्तरीय में शामिल होती है जिला परिषद या जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर आपका ग्राम पंचायत, है ना। ये तो आपका होगा नहीं इसमें से, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि ग्राम पंचायत इनमें से सबसे छोटी है, क्योंकि 3 आपकी कौन सी, एक जिला परिषद या जिला पंचायत, दूसरा होता है आपका क्षेत्र पंचायत और तीसरा आपका होता है ग्राम पंचायत। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, यहाँ पर आपका ए जवाब आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको हर प्रकार की तैयारी, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर कराई भी जा रही है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट आपको ऐसी सीक्वेंस आपको पढ़ने को मिलेंगे भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त है। जो आपके शेयर बाजार वगैरह हैं इनको जो मूलभूत विनियामक है, प्राधिकरण है, ये जो प्राप्त है ये किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर, इसको हम लोग इंग्लिश में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, सेबी। क्या जानते हैं, यहाँ पर इसे आप लोग सेबी के नाम से जानते हैं, सेबी, जिसकी स्थापना 1988 में कब की गई थी, 1988 में 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, सेबी की स्थापना की गई थी। याद रहेगा इतना पॉइंट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखो दिया गया है दूसरे राष्ट्रीयकरण में, पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपकी 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, तो आपके 1969 में आपका हुआ था, ठीक है ना, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। इसके बाद दोबारा कब हुआ था, तो आपकी 15 अप्रैल 1980 को दोबारा से राष्ट्रीयकरण हुआ। तब आपकी 6 बड़ी बैंकों का अर्थात 6 व्यापारिक बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी लागत जमा 200 करोड़ से अधिक थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक LVB तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक है, मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ, इस इकाई का नाम क्या है। तो देख सकते हैं बहुत ही बैंक आपके विलय हुए हैं और मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है। ये मुंबई की एक वित्तीय इकाई है, नाम पूछा गया है, इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर। क्या बनेगा, बी नंबर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, जो कि 5 अप्रैल 2019 को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, भारतीय संविधान को माना गया है, जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का उसका संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है, यहाँ पर दिया है संघीय दिया गया है, एकात्मक दिया है, संसदीय दिया है और डी दिया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो देख सकते हैं बिल्कुल जवाब सही दिया गया है डी वाला, कि रूप विधान में क्या है ये संघीय है, लेकिन भावना में क्या है एकात्मक है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। देख सकते हैं हमने आपको आर्टिकल पढ़ाया है और एक ही आर्टिकल का वीडियो दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है समानता जो प्रदान करता है, समानता। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 22 नंबर में ऑप्शन बनेगा 22 का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी। आर्टिकल नंबर जो आपका 14 है इसमें से संविधान में कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि एक मौलिक अधिकार आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चलिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। चलिए यहाँ पर आपका जवाब देना है 23 नंबर में। चलिए 23 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर आपका 5 वर्ष होता है। देखो हमने आपको बता दिया है कि जैसे आपके प्रधानमंत्री होते हैं, इनका कार्यकाल आपसे पूछे तो आप जवाब दे दोगे तुरंत 5 वर्ष। अगर आपसे ये पूछे कि कैग का कार्यकाल कितना होता है तो भी आप जवाब दे दोगे 6 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है तो आप जवाब दे दोगे 5 वर्ष। वास्तविकता देखा जाए तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये हाई लेवल में आपसे मिलेगा, क्यों? क्योंकि इनको कभी भी इनके पद से हटाया जा सकता है। ये हाई लेवल की बात कर रहे हैं। जब थोड़ा सा लेवल में आप जाओगे, आपके IAS या PCS में जाओगे, तब ये आप लोग जानते भी हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष को होता है, लेकिन वास्तविकता इनको अपने पद से कभी भी संविधान में उल्लंघना के लिए इन्हें हटाया सकता है। इनका कोई फिक्स नहीं होता है। वैसे इसको ऑप्शन क्या देना है, यहाँ पर सी नंबर देना है आपका 5 वर्ष देना है। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। चलिए बताइएगा। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी होंगे, तो आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर सर्च करके देख लीजिएगा। सर्च करके देख लीजिए या बड़ी से बड़ी बुक में देख लीजिएगा। आप सर्च करिएगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है, आपके संविधान की किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा। या आपको टीचर ने पढ़ा दिया होगा तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए बताइएगा अनुच्छेद 368 का संबंध। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा, संशोधन। बिल्कुल सही है, जवाब आपका बी हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये आपका आया था 18 मई। कब? 18 मई 1955। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम पूछा गया है। चलिए 26 का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी। आवृत्ति मापने का इकाई का नाम क्या है, आपका हर्ज होता है। क्या होता है, हर्ज होता है। मतलब देखा जाए तो माध्यम का जो कंपन करता हुआ कोई कण होता है, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा n बराबर 1/t, है ना। इसका मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, लाइक की संख्या जो है, लाइक की जो संख्या है बहुत ही कम है। उम्मीद है, हमें लग रहा है कि आप लोगों को पसंद जरूर आ रहा है। बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सब लोग लाइक शेयर भी करिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन दिया है, जड़त्वाघूर्ण का मात्रा क्या है। जड़त्वाघूर्ण का मात्रा का आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर 5 हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड। सही जवाब क्या बनता है। चलिए सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, काफी लोगों ने जवाब दिया है। देखो किलोग्राम मीटर बिल्कुल सही है। यहाँ पर होता क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ये प्रति नहीं होगा, क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके अनुसार से यहाँ पर ये मात्रा लगा दी है। वैसे आपका यहाँ पर इंटू होना चाहिए था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान आ गया है, 28 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका ए नंबर आपसे जवाब पूछा गया है। इसका आपका द्रव्यमान हो जाए कौन सा, ए नंबर 1.6726 इंटू 10 की घाते यहाँ पर -24। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट पास करती है। निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन क्या बन जाएगा,
29 को ऑप्शन देना है। ये होता है धनात्मक और ऋणात्मक आयन। क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बी जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर, चलिए कह रहा है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वो आपके किससे है? एंटोमोलॉजी का जो संबंध पूछा गया है, एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वो आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए 30 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर आपका कीट पतंगों से। किससे है? कीट से। एंटोमोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो आपके कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना इतना पॉइंट? चलिए यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। यहाँ पर 36 नंबर आपसे पूछा गया है और 36 का जवाब क्या हो जाएगा? काफी सारे लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं डी नंबर, मानक भाषा। कौन सी भाषा होती है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, मानक भाषा होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला है रित का विलोम क्या होता है? रित का विलोम आपसे पूछा है, रित का विलोम। चलिए रित आपसे दिया है, रित का विलोम होता है यहाँ पर आपका अनरत होता है। ठीक है, क्या होता है? अनरत होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका हो जाएगा अनरत हो जाएगा। ठीक है, अनरत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनना है। सबसे सटीक, सबसे सटीक मतलब संघर्ष मनुष्य को सिखाता है। यहाँ पर संघर्ष मनुष्य को सिखाता है, सिखाता है। यहाँ पर कौन सा बनेगा? संघर्ष मनुष्य को निखारता दिया गया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 38 वाले में। 38 वाले में देखिए कौन सा हो जाएगा। सबसे संघर्ष मनुष्य को सिखाता है, तो सिखाता को हम लोग यहाँ पर निखारता कह सकते हैं क्या? संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है तो ये तो गलत हो जाएगा। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब बताइए किसको सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए जवाब इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है और कवि का स्त्रीलिंग आपको जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर हमने आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी है, तो यहाँ पर इसका जवाब जो बनेगा वो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, दूसरों के दोष देखने वाले को क्या कहते हैं? जो दूसरों के दोष देखता है, जो दूसरों को मतलब कह सकते हैं दोष देखता है, उसे क्या कहा जाता है? चलिए दोष देखने वालों को बोलते हैं क्या है? यहाँ पर आपका आ रहा है छिद्रान्वेषी। बिल्कुल जवाब सही है, लॉक कर देते हैं ऑप्शन यहाँ पर आपको बी को। तो यहाँ पर छिद्रान्वेषी इसका जवाब राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए आपका अगला दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और गद्यांश जो आपका दिया है एक भारत में दिया है और भारत में जो दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से आपका गद्यांश है। यहाँ पर आपके इसके कल्चर के बारे में जो आपका कल्चर है वो आपका दिया गया है इस गद्यांश में। ये तमिलनाडु, केरल की कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक भारत का नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो आपका जुड़ा है आपके कल्चर से वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक गद्यांश में यहाँ पर देख लेते हैं, जो जरूरी है वो आपको बता देते हैं। कह रहा है कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृत में भी विद्यमान है? देखो ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया है कह रहा है कि मिस्र में, चीन में, जापान में, है ना, ये सभी जगह संस्कृत में विद्यमान है। ये भारतीय वाद्य यंत्र आपका जो है वो कौन सा है? चलिए 42 का ऑप्शन देना है, इसका जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए 42 का ऑप्शन दीजिए जल्दी से। यहाँ पर आप लोग समझिए कि जीके का टेस्ट आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका वीणा। जो आपका वीणा है ये आपके कह सकते हैं मिस्र में भी, चीन में भी, जापान में आदि के कल्चर में ये आपका विद्यमान है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृत का इतिहास जानने में जो सहायक है, मतलब देखा जाए सभ्यता संस्कृत का इतिहास अगर आपको जानना है तो वाद्य यंत्र से, यहाँ पर प्रचलित वाद्य यंत्र से भी पहचान की जा सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से जो भारतीय है वो कैसा है? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या संज्ञा है? यहाँ पर आप जवाब देंगे, किसका जवाब देंगे? चलिए 45 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, ये विशेषण है। भारतीय शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे हम आपको बता दें बिहारी, है ना, चाइनीज, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये आपके विशेषण में आएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो आपका दिया गया है पद्यांश दिया गया है,
चींटी ईर्ष्याल नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचता, कभी चींटियों से पहले, है ना, संकेतों से करती हैं वे शब्द साधना, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृत में रखती हैं, संजो कर दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखारती हैं कभी कभार वे, मगर इस बार नए सिरे से टटोलती हैं, वो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हैं। मतलब यहाँ पर चींटी के बारे में दिया गया है कि जो चींटियां होती हैं अपने दुश्मन को भी पहचान लेती हैं और ये कभी क्या है, बिखरती नहीं है, और बिखरती हैं तो क्या, एक दूसरे की गंध से पहचान लेती हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं। जो चींटियां होती हैं आपस में बातचीत कैसे करती हैं, तो ये करती हैं संकेतों के माध्यम से। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर संकेत हो जाएगा। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, ईर्ष्यालु किसे कहते हैं, जो दूसरों से जलने वाला होता है, दूसरों से जलने वाले को ईर्ष्याल कहते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है चींटियों के स्वभाव में नहीं है, चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं शामिल होता है, तो इनके स्वभाव में शामिल नहीं होता है क्या, ईर्ष्या करना। ये कभी ईर्ष्या नहीं करती, याद रखिए चींटियां कभी ईर्ष्या नहीं करती हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे हो जाती हैं। चाहे चींटियां कितना भी बिखर जाएं, लेकिन एक रास्ता फिर से ये अपना लेती हैं। कारण यही होता है कि ये अपने पूर्वजों की गंध से, है ना, इनमें एक प्रकार की विशेष प्रकार की गंध होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां क्या करती हैं। ये मित्र और जो शत्रु होते हैं इनके चेहरों को जो चींटियां होती हैं याद रखती है ना। तो बड़े आसानी से आपने गद्यांश को भी सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। यहाँ पर देख सकते हैं AIIMS, है ना, इसने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। नाम क्या है इसका, तो नाम हो जाएगा भुवनेश्वर। कौन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भुवनेश्वर एम्स है जिसने लगातार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कोना कोना उम्मीद कैंपेन की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है। चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया है कोना कोना उम्मीद कैंपेन की जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है, तो ये है आपके कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा ये आपकी शुरुआत की गई है कैंपेन की कोना कोना उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर देखो कौन सा आपका है, नादौन पुलिस थाना है और इस देश का और राज्य का भी सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। 21 राज्य में है। आपने पढ़ा होगा आपकी हिमाचल प्रदेश का ये नादौन पुलिस स्टेशन है जो कि सर्वश्रेष्ठ और यहाँ पर कह सकते हैं राज्य का पुलिस थाना आपका दर्जा दिया गया है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। देखो किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख, नाम क्या है, MM नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। और ये देश है आपका कौन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल ने। ठीक है, नेपाल ने, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किया है। पर्यटन संजीवनी क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की इसने घोषणा किया है। और इस सरकार का नाम क्या है, असम सरकार है। कौन सी सरकार है, असम सरकार है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, विश्व गौरैया दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च या 3 मार्च। सही जवाब क्या बनेगा। चलिए 66 का जवाब काफी लोगों ने जवाब दिया है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर जवाब आ रहा है किसी का 19 मार्च, किसी का 20 मार्च। लेकिन आज ही हमने इसे सॉल्व भी कराया है, आज ही हमने इसे सॉल्व कराया है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते हैं अगर आपने स्टैटिक जीके के हमारी क्लास देखा होगा तो इसका जवाब आप लोग 100% सही देंगे, वो भी ऑफलाइन कमेंट यहाँ पर दीजिएगा। इसको हमने यहाँ पर आज के जो स्टैटिक जीके है वहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है पैसिक्स 3 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। देखो यहाँ पर दिया है पैसिक्स, ठीक है, ये युद्धाभ्यास है भारत के साथ और किसके साथ होता है, भारत के साथ और किसके साथ होता है, ये होता है यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया। 67 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है, आपके कौन है। 68 का जवाब दीजिएगा। इसका 68 का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए स्वच्छ रेलवे मिशन, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बाबा रामदेव। चलिए भाई यहाँ पर बाबा रामदेव जवाब आ रहा है। क्या जवाब सही है? क्या जवाब सही है? यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए भाई, बातें बहुत हो रही हैं आज क्लास में, बातें बहुत हो रही हैं, क्या देखत। चलिए स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है, तो रामदेव यहाँ पर जवाब आ रहा है। रामदेव ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन है। कागज की नाव पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है। कागज की नाव पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, सुब्रत राय। कौन है आपके? सुब्रत राय इसका राइट आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर आपका डी नंबर, कागज की नाव के लेखक हैं सुब्रत राय। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। NS धर्म शुक्ल को, श्री भगवान सिंह को, बद्रीनाथ कपूर को, या डॉक्टर मनमोहन सहगल को। 70 का ऑप्शन देना है और 70 का ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री भगवान सिंह। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन दिया गया है मोहिनी अट्टम, और जैसे ही आपके दिमाग में अट्टम आता है तो हमने बताया था अट्टम जो आपका है, अट्टम जो आपका है वो आपका है केरल आपका है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? केरल आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, चलिए 72 नंबर में, 72 नंबर में, 72 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, 8 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मार्च इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 8 मार्च। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया था कौन सा, आपके यहाँ पर 68 नंबर में। तो 68 वाले नंबर में शायद कोई अपडेट हुआ है। अगर अपडेट हुआ है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, शायद इसमें से आपकी बिंदेश्वरी पाठक भी हैं। अगर कोई अपडेट हुआ है तो एक बार नेट में आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबा रामदेव हैं, बिंदेश्वरी पाठक नहीं हैं। हो सकता है अपडेट हुआ हो तो आपकी बिंदेश्वरी पाठक हो, तो इसको एक बार आप लोग भी अपडेट यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सुलभ संस्थापक बिंदेश्वरी आपकी पाठक भी रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आपका डी भी हो सकता है। तो एक बार इसे आप लोग नेट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जिसमें कोई दिक्कत होती है ना, हो सकता है अपडेट आपका हो गया हो, तो उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक पूछा गया है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए 73 नंबर जवाब दीजिए। सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। देखो लगभग जवाब सबका आया है, क्योंकि ये पुस्तक आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है ना, बहुत पहले से आपने पढ़ा है विक्रम सेठ। जवाब बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा साथियों कि यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था सबसे पहले किसे दिया गया था। सत्यजीत रे को, श्री राजगोपालाचारी को, मदर टेरेसा को, सीवी रमन को। यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, श्री राजगोपालाचारी। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर आपका पूछा गया है भारत रत्न जो दिया गया था वो सर्वप्रथम दिया गया था कब, तो आपके 1954 में। काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा नोबेल पुरस्कार, है ना। नोबेल पुरस्कार सीवी रमन थे, यहाँ पर पूछा गया है भारत रत्न, और भारत रत्न दिया गया था सी राजगोपाली, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है प्राचीन पुरुषों द्वारा, क्या दिया है, कह रहा है आपसे प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन जो कि हमने स्टैटिक जीके में पढ़ाया है, आपको याद होगा कि आपकी मिर्जापुर, कहां पर, ऑप्शन बी हो जाएगा मिर्जापुर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर काला से सोन नदी, है ना, कौन सी, काल से सोन नदी जो आपकी है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है।
चलिए बताइएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यहां पर जवाब सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए कह रहे हैं सर जी भारत रत्न सीवी रमन को दिया गया। तो भाई यहां पर सबसे पहले पूछा गया था, यहां पर 74 वाले में जो पूछा गया है, यहां पर दिया है किसको सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत ही हुई थी वो आपके 1954 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1954 में आपकी शुरुआत हुई थी। और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, किसको? 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे? देखो डॉक्टर एस चंद्र, देखो कौन कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और डॉक्टर चंद्रशेखर रमन थे। तो इसका मतलब है कि सीवी रमन दिया है और वेंकट रमन है। तो ये वेंकट रमन थे, ये सीवी रमन है, वो आपके वेंकट रमन थे। इसलिए इसका ऑप्शन बी ही को लॉक करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए, पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहां पर दिया गया है तो आपका 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 12 आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का दिया है और राज्यसभा के लिए बनने के लिए कितना होता है? 30 वर्ष होता है। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। वहीं पर प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होता है। अगर आपको गांव का प्रधान बनना है तो 21 वर्ष हो जाइए और आप प्रधान बन जाएंगे। लोकसभा के अगर बनना है 25 वर्ष हो जाइए। ठीक है, और अगर आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो आपका उम्र 35 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? देखो रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थे श्रीजेश। कौन थे? श्रीजेश थे। इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ये सब स्टैटिक जीके में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए पणजी किस भारतीय राज्य की है? पणजी कहाँ की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, गोवा की राजधानी पणजी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 80 का जवाब देना है और 80 का राइट आंसर सही क्या बन जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप से आपसे पूछा गया है और क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जहीर अब्बास। ठीक है, जहीर अब्बास, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपके इतने प्रश्न आपके हुए जिन्हें सॉल्व किया गया। डेली क्लास चलती है आपकी कितने बजे? ये क्लास चलती है आपकी 3 बजे से चलती है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी आप लोग यहाँ पर चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली क्लास होती है और नेक्स्ट क्लास की लिंक दी गई है जो कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं 3:45 से रखी गई है आपकी साइंस की क्लास। तो अगली क्लास जो आपकी है वो साइंस की क्लास है। अभी यहाँ पर आप लोग जुड़े रहे हैं, अगली क्लास में जुड़िए जो कि आपकी किसकी? साइंस की क्लास है। तो साइंस की क्लास स्पेशल आपकी रखी गई है पीईटी एग्जाम के लिए। तो आप साइंस की क्लास में भी आइए, हम आपको लिंक दे रहे हैं, तो इसे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और यह चैनल में है तो चैनल में भी आप जा सकते हैं, उससे आप साइंस का भी बेहतरीन टेस्ट आप लगा सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर हम आपको पीईटी में पूरी तरीके से ऐसा बना देंगे कि आप लोग कहेंगे कि नहीं पीईटी एग्जाम निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिंक दी गई है, क्लिक करिए। लेकिन उससे पहले सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने लोग जुड़े रहे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग इतने भारी संख्या में जुड़े रहते हैं और लाइक भी आप लोगों देते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं क्लास में कुछ लोग बदतमीजी भी कर रहे हैं। ठीक है, बदतमीजी हो रही है क्लास में, तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर बदतमीजी हो रही है तो ब्लॉक करने में हमें समय नहीं लगेगा, हम ब्लॉक भी करने लगेंगे। ठीक है, 2-4-10 ब्लॉक भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप पढ़ने के लिए आइए तो पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई करिए आराम से। ठीक है, एक दूसरे को कोई टॉर्चर नहीं करेगा, एक दूसरे को कोई परेशान नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि अगर आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है तो एक दूसरे को आप ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, एक दूसरे को आप लोग ब्लॉक कर दीजिए ताकि आपको वो नहीं दिखेगा और ना उसको आप दिखेंगे। तो इसलिए एक दूसरे को ब्लॉक कर लिया करें। ठीक है ना। और अगर आपको बदतमीजी करना है तो आप करते रहिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस लड़के को जिस लड़की को किसी से दिक्कत होती है तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए,
वो आपको दिखेगा ही नहीं, कभी भी आपको नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा लेकिन उसे नहीं दिखेगा। तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि लड़का कोई भी वो बदतमीजी करता रहेगा, है ना, और कोई लड़की होगी तो बदतमीजी करेगी या उसका साथ देगी। तो आप ऐसा करिए कि एक दूसरे को आपस में ब्लॉक कर लीजिए। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। जिसको जिससे दिक्कत है आपस में ब्लॉक कर लीजिए। यहाँ पर अगर टीचर को बीच में लाएंगे तो भी टीचर आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। इसलिए आप अपने से खुद सक्षम हैं, यहाँ पर टीचर पर ऐसी समस्या न लाइए, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अगले क्लास में। लिंक आपको दी गई है तो लिंक पे क्लिक करिए और आपकी 3:45 में आपकी साइंस क्लास है, तो आप साइंस क्लास में आप आ जाइए, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। सभी